वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर क्लास 11 में सेकेंड सेमिस्टर में है और क्लास 12 में थर्ड सेमिस्टर में भी है। ओके, क्लास 11 में जो है ये 7 मार्क्स का है, जबकि क्लास 12 में जो है ये 8 मार्क्स का है। ओके, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वह प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ओके, जो कि क्लास 11 और 12 दोनों में ही काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ ऑकरिंग, यानी आने का चांस। ओके, और प्रोबेबिलिटी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो आमतौर पे कॉइन में आता है हेड और टेल आता है। ओके, तो फिर यहाँ से ये सवाल आता है कि हेड आने का चांस कितना है या टेल आने का चांस कितना है। तो आपको आप ऐसे बोलते होंगे कि हेड और टेल दोनों ही आने का चांस बराबर है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी दोनों का आने का चांस बराबर ही है। ठीक है, यानी 50-50% है। तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी तरह के चीज़ों को फाइंड आउट करता है, यानी प्रोबेबिलिटी हम कोई घटना या कोई इवेंट का होने का चांस कितना है इसको हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसको हम लोग नंबर में निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होता है आमतौर पे एक नंबर आता है और वह नंबर जो होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। 0 से लेके 1 के बीच में अगर 0 है, प्रोबेबिलिटी अगर 0 है मतलब उसके आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब उसके आने का चांस 100% है। ओके, अब 0 से 1 के बीच में अगर हाफ आता है, 1/2 आता है, यानी उसके आने का चांस 50% है। और भी हो सकता है 0 से 1 के बीच में हो सकता है 2/3 हो, और इसी तरह से 4/5 हो। इस टाइप से कोई भी नंबर आ सकता है जो कि फ्रैक्शन में होगा। तो उस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को पता करते हैं कोई भी इवेंट का, कोई भी घटना का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टर्म से। तो सबसे पहले इसमें आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि वही एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं और जिसका जितना भी रिज़ल्ट है वो हमें पता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये कॉइन का टॉस करना ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, इसी तरह दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे तो जैसे लूडो का जो डाइस होता है, लूडो का जो गोटी होता है, इसको हम लोग जो फेंकते हैं तो इसमें क्या आता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो ये जो लूडो का गोटी फेंकते हैं हम लोग, जिसको डाइस बोलते हैं, थ्रोइंग ए डाइस, तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इसी तरह और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सिंपल, जो कि बहुत फेमस है, ये 2 एग्जांपल मैंने बताया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जितना भी पॉसिबल आउटकम है या जितना रिज़ल्ट है, आउटकम या रिज़ल्ट है, वो सभी हम जानते हैं, वो सभी हम जानते हैं, लेकिन कब कौन सा रिज़ल्ट आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी अनप्रिडिक्टेबल रिज़ल्ट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विथ नॉन पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स बट अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, यानी सभी रिजल्ट हमें पता है। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमें पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते। इसी तरह हम डाइस फेंकेंगे तो हमें पता है 1 से 6 के बीच में ही आएगा, लेकिन कब कौन सा आएगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह को इसको कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद दूसरा जो टर्म आता है वो है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कॉइन टॉस किया या एक डाइस फेंका, तो उसमें जो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उन सभी रिज़ल्ट को हम लोग बोलते हैं इवेंट। जैसे अगर हम टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो फिर इवेंट क्या हुआ, इवेंट हुआ हेड या टेल, यानी इसमें 2 इवेंट है। ओके, तो इवेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करना, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसका जो जो रिजल्ट आ रहा है वो सभी क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं,
डाइस को थ्रो करते हैं तो इवेंट क्या क्या होगा, तो इवेंट होगा 1 2 3 4 5 6, ये सभी इवेंट होगा। ओके, तीसरा टर्म जो है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जो भी आउटकम या रिजल्ट आ रहा है वो सभी को अगर हम एक सेट में मान ले, एक सेट बना ले, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स, जो आउटकम या रिजल्ट आ रहा है उन सभी का जो सेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसको अगर हम टॉसिंग ए कॉइन है अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल इन दोनों का जो सेट होगा इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का। ओके, अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये सभी क्या हो गया इवेंट, और ये सभी आउटकम या इवेंट का जो सेट बना इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी का जो असल डेफिनेशन है, जिसको क्लासिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन बोला जाता है, वो क्या है। मैंने जो भी यहाँ पे नोट्स बनाए बहुत शॉर्ट में बनाया है। ओके, मान लीजिए कि ई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और एस हो गया उसका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। और मान लीजिए उसमें से कोई एक इवेंट ए है जिसको हम लोग ए मान रहे हैं, कोई एक इवेंट है जैसे कि हेड का आना या टेल का आना, ठीक है। तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी उसको पी ऑफ ए बोलेंगे, और ये क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ए बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस। मतलब जो इवेंट हम मानेंगे उसका टोटल कितना केस है कि वो आ सकता है, वो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ए, ठीक है। और ये हो गया उसका टोटल नंबर, यानी ए के आने का टोटल कितना बार आ रहा है ए, वो लिखेंगे ऊपर में, और टोटल कितना यहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल कितना ये है, यानी कितना इवेंट है कितना आउटकम है, वो सब जो टोटल वो नीचे में लिखेंगे। ये हो गया प्रोबेबिलिटी का। एक एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया है, मान लीजिए कि ई एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, ठीक है। और इवेंट हम मान रहे क्या, इवेंट मान रहे हैं ए, इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, यानी हेड आने का एक इवेंट, हेड आने का इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एस यानी सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो सैंपल स्पेस इस इवेंट का क्या होगा, हेड और टेल दोनों होगा। और जो है इवेंट कौन सा इवेंट है, हेड आने का इवेंट, तो हेड कितना चोटी में हेड कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है हेड, ठीक है। यानी इस सैंपल स्पेस में हेड आने का फेवरेबल केस कितना है, एच है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस मतलब क्या, एस में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 2, और हेड यानी ये जो इवेंट है इसमें कितना एलिमेंट है, इस सेट में एक ही एलिमेंट है एच, तो एन ऑफ ए यानी 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ ए कितना 1 और एन ऑफ एस मतलब 2, यानी हेड आने का जो चांस है वो कितना है 1/2 है, ठीक है, यानी 50% चांस है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर पी ऑफ ए लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इक्वल टू कितना 1/2। तो ये बिल्कुल इजी है कि ए मतलब जो भी इवेंट हम मानेंगे उसका एक सेट लेंगे कि वो कितना बार आ रहा है, उसका फेवरेबल केस, और सैंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट है वो टोटल केस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस है, हेड या टेल, वो नीचे हो गया टोटल केस, और हेड आने का केस कितना एक ही बार आ रहा है, चांस एक, तो 1/2 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ओके, इसी तरह अगर हम टेल का निकालेंगे तो टेल भी एक ही बार आएगा, उसका भी आने का चांस 1/2 ही होगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, रोल करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज़ रोल्ड। यानी जब एक डाइस को हम लोग लूडो का गोटी को अगर हम फेंकते हैं तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी कितना चांस है इवन नंबर आने का, ठीक है, जोड़दार नंबर। तो जो यहाँ पे इवेंट है, इवेंट क्या है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी हमें इवन नंबर आने का जो चांस है वो उसको हम लोग इवेंट मान लेंगे और उसको ए नाम देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है कि सैंपल स्पेस यानी टोटल की कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है, तो टोटल ये सभी रिजल्ट आ सकता है 1 से लेके 6 तक। और इवन नंबर आने का जो चांस है वो हो गया इवेंट ए,
तो इवेंट ए में कितना एलिमेंट होगा, तो इसमें से इवेंट नंबर कौन कौन सा है, इवेंट नंबर है 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो अब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना होगा। तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ऊपर में 3 होगा, नीचे टोटल एलिमेंट कितना है, एस में 6 है, 3/6 यानी 1/2, यानी इवन नंबर आने का चांस कितना है, ये भी 1/2 है। ये हो गया इवेंट ए का, यानी इवेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांस कितना है, 1/2 है, यानी 50%, आधा है। ठीक, नेक्स्ट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा इवेंट यानी ऐसा रिजल्ट जो एक साथ एक ही टाइम पे दोनों नहीं आ सकता है, एक ही टाइम पे दोनों नहीं आ सकता। यानी जैसे अगर हम कहेंगे एक अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या हेड और टेल क्या एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है, तो ये दोनों को कैसा इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकता सेम टाइम पे। ओके, तो यही इसका मतलब है, इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। व्हेन टॉसिंग ए कॉइन वी कैन आइदर गेट हेड और टेल। जब एक कॉइन टॉस करते या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, सेम टाइम में दोनों नहीं मिल सकता है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर 2 इवेंट होता है, मान लीजिए इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा, यानी इनके इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब ये कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी एक साथ दोनों नहीं आ सकता। ये हम सेट थ्योरी से जानते हैं, इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 इवेंट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैथमेटिकली क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगला टर्म है इम्पॉसिबल एंड सर्टन या श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, यानी नॉन एम्प्टी सेट जैसा 5। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी भी नहीं आ सकता है, कैन नॉट ओकर एट ऑल, यानी हम एक्सपेरिमेंट चाहे जितना बार कर ले वो कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 7 व्हेन ए डाइस इज़ रोल्ड, जैसे अगर हम लूडो का एक डाइस फेंकते हैं तो क्या उसमें 7 आ सकता है, 7 तो कभी नहीं आएगा, 1 से लेके 6 तक आएगा, 7 कभी नहीं आ सकता। तो अगर हम ऐसा इवेंट मान लेते हैं कि 7 आने का एक इवेंट है तो ये इवेंट कैसा इवेंट हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 0, यानी 5 यानी इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर या सर्टेन इवेंट का मतलब ये, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, एस मतलब सैम्पल स्पेस भी होता है, लेकिन अगर हम इवेंट के लिए डिनोट करेंगे तो वो एस से भी डिनोट किया जाता है। एस मतलब श्योर। ठीक है, तो श्योर इवेंट मतलब क्या, जो कि हमेशा आएगा, ऑलवेज ओकर, चाहे हम जितना बार एक्सपेरिमेंट करें वो हमेशा आएगा। तो ऐसा इवेंट के बारे में भी हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। इसी तरह सेम, अगर हम डाइस फेंकते हैं, डाइस अगर रोल करते हैं तो 7 से छोटा नंबर आने का चांस कितना है, तो 7 से छोटा नंबर आने का चांस तो हमेशा 1 होगा। क्यों, जो नंबर आता है वो तो 1 से 6 के बीच में ही आता है, 7 से हमेशा छोटा ही रहता है। तो ये जो हमने लिखा ये एक इवेंट है कि 7 से छोटा नंबर आने का इवेंट। तो 7 से छोटा नंबर आने का जो इवेंट है ये क्या है, एक श्योर इवेंट है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन टॉस में हम श्योर इवेंट कैसे मान सकते हैं, कि ऐसा इवेंट हम मान लें कि हेड या टेल, हेड या टेल ये बात, तो ये तो बिल्कुल श्योर है, हेड या टेल में से कोई एक आएगा। हम अगर सिर्फ हेड बोलेंगे कि हेड आने का चांस तो अलग हो जाएगा इवेंट, टेल आने का चांस तो अलग होगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे हेड या टेल, ये वाला पार्ट, हेड या टेल दोनों में से कोई एक, तो ये तो हमेशा होगा, तो ये एक श्योर इवेंट होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट करते हैं उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। मान लीजिए एक इवेंट है,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे या ए डैश या ए बार इस तरह लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए अगर इवेंट आता है तो ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। इवेंट ऑफ नॉन ओकरेंस ऑफ ए, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी ए मान लीजिए हेड, अगर एक इवेंट मानते हैं मान लीजिए हेड आने का चांस, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, हेड के ना आने का चांस। ठीक है, उसका जस्ट नो वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 से क्या करेंगे, आने के चांस को माइनस करेंगे, यानी ना आने का चांस बराबर क्या होगा, आने का चांस को 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस आने का चांस। ठीक, ये हो गया। इससे हम ये भी बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको राइट साइड में कर दिया, इसको लेफ्ट साइड में कर दिया, और अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इस तरह से बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी इवेंट के आने का चांस और ना आने का चांस दोनों को मिलाकर क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला टर्म है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे इवेंट्स जिनके आने का जो चांस है और लोग का वो सेम चांस है दोनों के आने का। तो ये इवेंट्स हैविंग द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग, दोनों के आने का चांस क्या है, सेम है। यानी किसी को भी दूसरे पे हम प्रेफर नहीं कर सकते कि ना वो उसके आने का चांस ज़्यादा रहता है, इसके आने का चांस कम रहता है, ऐसा नहीं। जैसे जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड के आने का जितना चांस है टेल के भी आने का उतना ही चांस है ना। तो वो दोनों क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स को मैथमेटिकली हम लोग कब बोलते हैं इक्वली लाइकली, जब दोनों के आने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, दोनों के आने का चांस सेम होगा। इफ़ इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वली लाइकली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों के आने का प्रोबेबिलिटी यानी चांस दोनों का सेम होगा, उसको कहेंगे इक्वली लाइकली। ओके, अगला टर्म है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको कहेंगे कि जब हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी आउटकम आ सकता है, जितना भी रिजल्ट आ सकता है, वो टोटल का जो सेट होगा ना, उसको ही हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। जैसे कि अगर हम डाइस फेंकते हैं, एक डाइस या कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने में हमें पता है कि हेड और टेल दो ही आ सकता है। तो ये हेड और टेल का जो इवेंट है, ये दोनों मिला करके ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव, एक तो मैंने कहा था कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट ये जो दोनों इवेंट है, ये दोनों को मिला करके जो इसका सेट बना यानी सैम्पल स्पेस, ये एग्जॉस्टिव है। क्यों, क्योंकि हेड या टेल में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही, हेड और टेल को छोड़ के कोई तीसरा तो नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, यानी इनमें से किसी एक का आना जरूरी है। ओके, ए सेट ऑफ इवेंट्स वेयर एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम उनमें से एक मस्ट होकर आएगा ही आएगा। एट एवरी परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को जितना बार हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, हर बार में उनमें से ही कोई एक आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि लूडो का डाइस अगर हम फेंकते हैं तो 1 से 6 के बीच में ही कोई ना कोई आएगा, 7 तो नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ये 1 से जो 6 तक है, ये हो गया टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसी में से किसी एक को आना है। ओके, और ऐसा नहीं है कि वो खड़ा हो गया लूडो का गोटी और कोई एक में से नहीं आया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं, एग्जॉस्टिव मान लेते हैं तो माने उनमें से कोई ना कोई एक आएगा। ओके, एक और टर्म है जिसको कहते हैं ऑड्स इन फेवर, और दूसरा एक होता है उसको कहते हैं ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। किसी एक इवेंट का ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ये क्या चीज़ होता है, मान लीजिए ये एक इवेंट है, जैसे हेड का आना, टेल का आना, कुछ भी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, m/n है। ठीक है, तो इसका ऑड्स इन फेवर होगा, एक रेशियो होगा। ऑड्स इन फेवर मतलब एक रेशियो, रेशियो क्या होगा, m/n-m, यानी ये m उसी तरह रहेगा और n-m, नीचे वाले से ऊपर वाला को माइनस करके लिखेंगे, यानी m/n-m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इसका ए का ऑड्स इन फेवर।
और ऑड से अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, n माइनस एम को पहले लिखेंगे और m को बाद में लिखेंगे। ओके, अगर इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ऐसे आएगा n माइनस एम बाई एम। अब ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट का ऐसे जनरली मतलब ये होता है कि ऑड्स इन फेवर मतलब होता है कि ए के आने का प्रोबेबिलिटी बाई ए के ना आने का प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को रेशियो को ही बोला जाता है ऑड्स इन फेवर। और ऑड्स अगेंस्ट यानी जस्ट उसका उल्टा होता है, ये इसका जनरल मतलब होता है। ओके, अब इससे मैं आपको दो एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, ये MCQ में से था। इफ़ द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 9:4, मान लीजिए कोई एक इवेंट है, उसका ऑड्स इन फेवर कितना है, 9:4 है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज़, तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होगा, m बाई n माइनस एम, ये दिया हुआ है कितना 9:4 यानी 9/4। तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a, मान लीजिए जो इवेंट है इसको निकालना है, तो ये कितना होगा m बाई n। तो m बाई n कैसे निकालेंगे, m कितना है, m तो यहाँ से समझ में आ रहा है m कितना होगा 9, तो 9 हो गया। और n कैसे आएगा, n आएगा, m मतलब 9 हो गया और n माइनस एम मतलब कितना हो गया 4। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो m कट जाएगा, n आ जाएगा, इधर दोनों जोड़ देंगे, 9 और 4 13 हो जाएगा। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 9 और 4 को तो आ जाएगा n, तो n कितना आ गया 9 + 4 यानी 13। तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 9/13। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट आर 4:5, ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है तो उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा उस इवेंट के आने का। तो ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ मतलब उल्टा, n माइनस एम बाई एम दिया हुआ है 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा m बाई एन। तो m कितना हो गया, m हो गया ये नीचे वाला नंबर यानी 5 हो गया m, और n कितना निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के निकलेगा, यानी 5 4 9 यानी 5/9 होगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा डेफिनेशन भी है जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल और फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये डेफिनेशन जो होता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर बेस करके होता है। यानी वो जो इससे पहले वाला जो डेफिनेशन था वो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं या क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं, वो एक्चुअल हम लोग एक्सपेरिमेंट करके नहीं, बल्कि हम लोग पहले से समझ ले रहे हैं कि अगर हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, यानी दो ही उसका क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। डाइस फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, पहले से हम जान रहे हैं कि 1 से 6 तक ही आ रहा है, उसी में से फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बेस होता है, यानी हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बार बार रिपीटेड बेस ऑन रिपीटेड ट्रायल्स, बार बार रिपीटेड ट्रायल्स कर सकते हैं और बार बार ट्रायल करके हम देखते हैं। तो इसमें जो होता है, जो कितना बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितना बार, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 100 बार 1000 बार करोड़ों बार हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी लिमिट से निकाला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ऑफ ए बाई n। यहाँ पर n ऑफ ए मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए होकर, यानी जो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो कितनी बार आया है वो देखना को ऊपर में लिखते हैं, और नीचे हो गया टोटल कितना ट्रायल से, यानी कितना बार हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, यानी वहीं टोटल कितना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये n इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। मान लीजिए कॉइन है, उसको 3 बार हम टॉस कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, और जो रिजल्ट क्या क्या आ रहा है वो नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया 3 ही बार किया, तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर सॉरी यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ गलत लिखा मैंने, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स, 6 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, 1 2 3 4 5 6। अब 6 बार करके हम रिजल्ट देख रहे हैं। पहली बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया, पहली बार में क्या आया, हेड आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में टेल आया, चौथी बार में हेड आया, 5वीं बार में फिर टेल आ गया, 6ठी बार में फिर हेड आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ 6 बार का लिखा, हम इस तरह हज़ारों बार करके देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं,
चेक करते हैं कि हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है, जो कि ओरिजिनल हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने का तब कितना चांस हो रहा है, तो हेड कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार हेड आया, तो यानी टोटल कितना बार हेड आने का जो फेवरेबल केस है 4 है। और टोटल कितना बार एक्सपेरिमेंट किया गया, वो हो गया एन हो गया यहाँ पे 6, ठीक है, एन इक्वल टू हो गया 6। तो 4/6 यानी 2/3 यानी 66.6%, यानी हेड आने का चांस यहाँ पे 6 बार में कितना हो रहा है, 66% हो रहा है। ओके, जबकि जो ओरिजिनल डेफिनेशन जो था मैथमेटिकल डेफिनेशन, उस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हेड आने का चांस कितना बार होना चाहिए था, वहीं आधा आधा ही रहता है ना, यानी 1/2 रहता है, यानी 50% रहता है। लेकिन ये ओरिजिनल हम करके देख रहे हैं तो हम तो नहीं बोल सकते कि क्या क्या रिजल्ट आएगा हर बार। तो यहाँ पे ओरिजिनल जब निकाला जाता है तो ये परसेंटेज 2/3 ने 66% आ रहा है हेड आने का चांस। ओके, हालांकि यहाँ पे लिमिट का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस तरह एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू देखा जाता है यानी टोटल, तो वहाँ पे लिमिट का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं सम नोटेशन से, मैथमेटिकल कुछ नोटेशन से। वो क्या है, मान लीजिए ए से सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ई, ए और बी मान लीजिए 2 इवेंट है, तो पी ऑफ ए का मतलब क्या, पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए के आने का प्रोबेबिलिटी, उसको शॉर्ट में मैंने PROB लिखा है, ठीक है। पी ऑफ ए मतलब होता है ए के आने का प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए के ना आने का प्रोबेबिलिटी। ओके, अब तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ आइदर ए और बी, ए या बी में से किसी एक के आने का चांस, या कोई भी एक आने का चांस, ठीक है, क्योंकि यूनियन मतलब हमें पता है सेट थ्योरी में ए यूनियन बी का मतलब क्या, आइदर ए और बी। तो ए या बी में से किसी एक के आने का चांस को बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी। उसी तरह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, यानी इवेंट ए और बी में दोनों के आने का चांस एक साथ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों के आने का चांस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सियम्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम एक्सियम्स कहते हैं। एक्सियम्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें जिनको हम पहले ही से जो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सही है, ट्रू है, इसके बारे में कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे थ्योरम में क्या होता है, हमें प्रूफ दिखाना पड़ता है। एक्सियम्स यानी ऐसी बात जिसको हम पहले से ही ट्रू मान ले रहे हैं कि, लेकिन उसके लिए हमें प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कुछ प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए भी कुछ बातों को हम पहले ही से मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एस एक सैम्पल स्पेस है और ए एक इवेंट है। तो पहला एक्सियम क्या है, पहला एक्सियम है कि किसी भी इवेंट के लिए, फॉर एनी इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी जो हो वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, दूसरा एक्सियम क्या मान लिया जाता है, फॉर द सर्टेन इवेंट, जो सर्टेन इवेंट है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, जो कि हमेशा श्योर आएगा, ठीक है, इसको भी हमने पहले से मान लिया। तीसरा एक्सियम है फॉर ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता रहेगा फेस। मान लीजिए A1 A2 A3 इस तरह बहुत सारा इवेंट है, और ये सभी टोटल कितना, ये फाइनाइट भी हो सकता है, टोटल गिनती में भी हो सकता है, और काउंटेबली इनफाइनाइट बहुत सारा भी हो सकता है। और ये सभी इवेंट क्या है आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि दोनों एक साथ नहीं आएगा, किसी कोई भी इन दोनों में से साथ एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, एक साथ आने का जो चांस है वो नहीं है, वो 0 है, बिल्कुल उनका प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है। तो इसमें अगर ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फिर अब इनका जो प्रोबेबिलिटी है, यूनियन का प्रोबेबिलिटी, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 चलता रहेगा, यानी A1 के आने का चांस और A2 के आने का चांस और A3 के आने के चांस, इनमें से किसी एक के भी आने का चांस, ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस, यानी ये सभी क्या हो जाएगा, यूनियन होने की वजह से सब में प्लस होता जाएगा सबका प्रोबेबिलिटी इसी तरह से। ओके, ये तीनों बातों को जो है एक्सियम्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इनको हम पहले से मान लेते हैं। ठीक है, इसको मानकर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, सबसे पहला कि फॉर एनी इवेंट ए, किसी भी एक इवेंट के लिए उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है। या तो 0 मतलब कि उसके आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसके आने का चांस बिल्कुल 100% है, यानी श्योर है। और उसके बीच में कोई सा भी नंबर प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी दो इवेंट है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, किसी भी दो इवेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से मिला हमें, सेट थ्योरी से मिला है। सेट थ्योरी में हमें पता है ना, जैसे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इनका जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी। और ये फार्मूला था सेट थ्योरी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली में ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सैम्पल स्पेस हो जाता है। तो इन सभी को अगर हम सैम्पल स्पेस का टोटल एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, एन ऑफ एस सबको हम एन ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने बताया जो डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन जो था, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस मतलब इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर सभी को हम एन ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, अब इसमें एक बात नोट करने के लिए है, क्या, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो एक साथ एक ही टाइम पे नहीं आएगा, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एम नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनका नल सेट हो जाएगा तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई मतलब 0 हो जाएगा। तो फिर ये जब 0 हो जाएगा तो इस यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। और जब 0 पुट कर देंगे तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि इससे पहले जो मैंने एक्सियम 3 में बताया ठीक उसी के तरह है। एक्सियम 3 में मैंने लिया था A1 A2 A3 A4 इक्वल टू, सबको मैंने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे था ना P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 डॉट 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 चलता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ये दो इवेंट के लिए है। ये कब होगा, जब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब होगा। इनके यूनियन का प्रोबेबिलिटी बराबर होगा इनका अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग एडिटिव लॉ भी कहते हैं। बस यही वाला जो अभी मैंने लिखा ऊपर में उसी का है कि फॉर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक हमने फाइनाइट लिया, फाइनाइट मतलब n तक लिया। और इससे पहले एक्सियम 3 में मैंने n तक नहीं लिया था बल्कि ये चलता रहा था डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम a से लेके n तक ये n इवेंट लेते हैं, सभी ये क्या है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फिर इनका प्रोबेबिलिटी यूनियन का प्रोबेबिलिटी P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन an बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an हो जाएगा। इन सभी का यूनियन का प्रोबेबिलिटी बराबर होगा इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा, जिसको हम लोग एडिटिव लॉ बोल रहे हैं। ठीक है, इसको थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँगा। ओके।